वेलकम स्टूडेंट्स। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th स्टैंडर्ड का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, वो आज हम इस वीडियो के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस सिलेबस के अंदर दो चैप्टर्स होते थे, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, दो डिफरेंट चैप्टर्स होते थे, लेकिन अब जो न्यू सिलेबस आ गया है इसके अंदर दोनों चैप्टर्स को मर्ज कर दिया गया है और एक ही चैप्टर बना दिया गया है, रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट रहेगा और रोटेशनल मोशन का दूसरा पार्ट रहेगा। दोनों पार्ट्स यहाँ पे हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है बेसिकली, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, ठीक है, तो वो जो मोशन रहेगा उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमको वर्ड्स यूज़ में आते हैं, वो हमको देखना है। यहाँ पे देखिए, सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे रिवोल्यूशन और रोटेशन, रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट और रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये दो वर्ड्स में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना हमको यहाँ पे ज़रूरी है। रिवोल्यूशन के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग रिवोल्यूशन क्या होता है यहाँ पे, द ऑब्जेक्ट अंडरगोज सर्कुलर मोशन अबाउट सम पॉइंट आउटसाइड द ऑब्जेक्ट और अबाउट सम अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो रिवोल्यूशन में कोई ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के बाहर के किसी पॉइंट के अबाउट रिवॉल्व करेगा। ठीक है, या फिर उस ऑब्जेक्ट से हट के कोई और ऑब्जेक्ट के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो कोई बाहर के ऑब्जेक्ट या फिर कोई बाहर के पॉइंट के अबाउट जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिवॉल्व करेगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो उसको हम यहाँ पे रिवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ये होता है रिवोल्यूशन। और रोटेशन के टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे मोशन इज़ अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके अबाउट, ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई एक्सिस पास हो रही है और उसी एक्सिस के अबाउट यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम यहाँ पे रोटेशन कहेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं हम रिवोल्यूशन और रोटेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। सपोज़ यहाँ पे अर्थ जो है ना वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अर्थ जो सन के अराउंड मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन परफॉर्म करता है एक्चुअली, लेकिन हम यहाँ पे उसको स्टडी के लिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि सन के अराउंड अर्थ क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और सन एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अर्थ का मोशन देख रहे हैं हम, सर्कुलर मोशन, ये किसके अबाउट हो रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट के अबाउट हो रहा है जो कि अर्थ से हटके सन के अबाउट हो रहा है। सन एक ऑब्जेक्ट है ना, तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो ये रिवोल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अर्थ के सेंटर से अगर एक एक्सिस पास हो रही है सपोज, ठीक है, अर्थ के सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है और अर्थ क्या कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट अपना स्पिन मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है, स्पिन मोशन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो अर्थ का स्पिन मोशन है ये एक एक्सिस के अबाउट परफॉर्म हो रहा है जो खुद अर्थ के अंदर से पास हो रही है, तो ये रोटेशन होगा। ठीक है, तो सन के अराउंड जो सर्कुलर मोशन था वो रिवोल्यूशन था और खुद की एक्सिस के अबाउट जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है उसको हम यहाँ पे रोटेशन कह रहे हैं। तो रिवोल्यूशन और रोटेशन ये दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बीच में यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो ये होता है सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, यहाँ पे सर्कुलर मोशन जो है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, जो सर्कुलर मोशन है वो एक मोशन है और ये मोशन के अंदर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। तो इसको यहाँ पे समझते हैं हम। मोशन के अंदर एक्सेलरेशन कब आता है, जब कभी मोशन के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब सर्कुलर मोशन को अगर हम देखेंगे
तो यहाँ पे सपोज़ एक पार्टिकल है जो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सपोज़ ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे पार्टिकल की इस पोजीशन में उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रहेगा, ठीक है। ये पार्टिकल की वेलोसिटी है। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू द पाथ रहेगा, ये इसकी यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी। कुछ टाइम के बाद उसकी पोजीशन चेंज होके यहाँ आ जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोजीशंस में यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये सेंटर है आपके सर्कुलर मोशन का, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और इसके अंदर डायरेक्शन भी होता है। तो वेलोसिटी के अंदर चेंज आना मतलब या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना या उसका डायरेक्शन चेंज होना या फिर दोनों चेंज होना। इसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा और वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे हर इंस्टेंट पे यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ पे वेलोसिटी का यहाँ पे मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो या फिर स्पीड भी चेंज हो, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरीली यहाँ पे डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है ना। तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो सर्कुलर मोशन क्या है, एक एक्सेलरेटेड मोशन है। यहाँ पे इसका देखिए वेलोसिटी का जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, इसको यहाँ पे एक एक्सेलरेशन रहेगा जो है इसका डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। कंटिन्यूसली क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो ये जो एक्सेलरेशन रहेगा ये यहाँ पे अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर एक्ट करता है, ठीक है। ये आपका रेडियस वेक्टर है सपोज आर वेक्टर, तो ये जो एक्सेलरेशन वेक्टर रहेगा ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर रहेगा, ठीक है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर रहेगा और ये कंटिन्यूसली क्या ट्राई करेगा, ये यहाँ पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या है, यहाँ पे एक एक्सेलरेटेड मोशन है। दूसरा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन इज़ अ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन किसे कहेंगे हम, अगर किसी पर्टिकुलर पाथ पे कोई पार्टिकल अगर कंटिन्यूसली मोशन परफॉर्म कर रहा है आफ्टर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, बार बार एक ही पाथ पे सेम मोशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो वो क्या होगा, एक पीरियोडिक मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन में भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर एक पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर यहाँ पे मोशन परफॉर्म कर रहा है और एक पीरियड सपोज कैपिटल टी टाइम में ये सर्कल को कंप्लीट कर रहा है। एक सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर से दूसरा सर्कल कंप्लीट करेगा, फिर तीसरा सर्कल कंप्लीट करेगा। इस तरह से यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे सेम पाथ के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, मोशन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सर्कुलर मोशन के, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स हैं। डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, है ना, और लीनियर वेलोसिटी होता है ना, वी वेक्टर, और लीनियर एक्सेलरेशन ए वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ मोशन है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में देख रहे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन में देख रहे हैं, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन है, ठीक है। अगर आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एस वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा यहाँ पे। ये लेकिन ये किसके लिए है, ये यहाँ पे हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन के लिए,
ठीक है। अगर इसके एनालॉगस क्वांटिटीज़ हम देखेंगे सर्कुलर मोशन के लिए, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा यहाँ पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा यहाँ पे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहाँ पे आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वेक्टर, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा वेक्टर, ठीक है। ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब लीनियर वेलोसिटी की एनालॉगस क्वांटिटी क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पे हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा वेक्टर, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन ए वेक्टर का एनालॉगस क्वांटिटी क्या होगा सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे होगा ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वेक्टर। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर 3 पैरामीटर्स है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसके यहाँ पे हमने एनालॉगस क्वांटिटीज़ देखे। यहाँ पे रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सर्कुलर मोशन के यहाँ पे पैरामीटर्स ऑफ मोशन है। सर्कुलर मोशन को स्टडी करने के लिए ये पैरामीटर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तीनों यहाँ पे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन की एनालॉगस क्वांटिटीज़ है, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन के सर्कुलर मोशन में एनालॉगस क्वांटिटीज़, ठीक है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन मतलब यहाँ पे अब मोशन जो होता है ना, मोशन को सिर्फ उसके पैरामीटर्स ऑफ मोशन कंसिडर करके उसका एनालिसिस करना, लेकिन यहाँ पे कॉज ऑफ मोशन को नहीं देखना, ये काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, ठीक है। काइनेमेटिक्स मतलब यहाँ पे हम मोशन को स्टडी तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कॉज ऑफ मोशन को यहाँ पे नहीं देखने वाले। कॉज ऑफ मोशन मतलब जैसे कि फोर्स क्या करता है, मोशन को कॉज करता है। अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन होगा, ठीक है। तो हम फोर्स कहाँ से लग रहा है वो और उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है वो हम मतलब सिर्फ फोर्स का इफ़ेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। फोर्स क्या लग रहा है, कितना लग रहा है, उससे हमें उसकी स्टडी से हमें फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। हम काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इफ़ेक्ट ऑफ मोशन देखेंगे, कॉज ऑफ मोशन यहाँ पे नहीं देखेंगे। सिर्फ मोशन को हम स्टडी करेंगे विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। तो इसके कॉज ऑफ मोशन में यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह होते हैं, वो डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में यहाँ पे हम फोर्स की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे मोशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला, टेंजेंशियल वेलोसिटी वी वेक्टर, ठीक है, ये क्या होती है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सपोज़ यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर एक ट्रैक है, इसके ऊपर इसका सेंटर सपोज़ ये है, इसके अराउंड यहाँ पे एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी का ये डायरेक्शन रहेगा, और सपोज़ इसकी वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे वी वेक्टर, ठीक है। और सेंटर से अगर इसका हम यहाँ पे रेडियस वेक्टर देखेंगे तो क्या होगा, वो ये यहाँ पे उसका रेडियस वेक्टर रहेगा आर वेक्टर, ठीक है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है सपोज़ यहाँ पे ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो ये 3 पैरामीटर्स का जो रिलेशन है सर्कुलर मोशन के लिए वो क्या है, यहाँ पे ये रिलेशन है वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये 3 पैरामीटर्स का रिलेशन है सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना है। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड देखना है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, ये सपोज स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है ओमेगा क्रॉस आर, है ना। क्या है यहाँ पे फॉर्मूला, v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको हम लिख सकते हैं
ओमेगा इंटू आर इंटू साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर। ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर जो प्लेन के अंदर दो वेक्टर्स होंगे उनके परपेंडिकुलर में जो यूनिट वेक्टर होगा वो यहाँ पे एन कैप होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का 1 होता है। ठीक है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? ओमेगा आर साइन थीटा। अब यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर देखेंगे थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा यहाँ पे ओमेगा और आर, ये जो दो वेक्टर्स है इनके बीच का एंगल रहेगा। तो सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा यहाँ पे सर्कुलर मोशन का जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पर देखिए आपकी स्क्रीन से बाहर आ रहा है सेंटर से ओमेगा का डायरेक्शन, या तो आपकी स्क्रीन से बाहर आएगा या फिर आपकी स्क्रीन के अंदर जाएगा। दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के परपेंडिकुलर में। और ये जो आर वेक्टर है ये स्क्रीन के प्लेन में है ना? तो एक स्क्रीन के प्लेन में है और एक स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये दो जो वेक्टर्स रहेंगे यहाँ पे ओमेगा वेक्टर और आर वेक्टर, ये सर्कुलर मोशन में हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये जो एंगल थीटा रहेगा यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? ये एंगल जो थीटा रहेगा हमेशा ये यहाँ पे 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, 90 डिग्री रहेगा हमेशा। तो साइन 90 डिग्री क्या होगा? हमेशा साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास क्या था? ये v वेक्टर इज इक्वल टू ये था। ठीक है, अगर इसका हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आप वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे वो हमेशा क्या होगा? ओमेगा इंटू आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ओमेगा जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन को देखते हैं, उसके डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर, ठीक है, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, एक 2D मोशन है ना? मोशन इन अ प्लेन है, एक प्लेन के अंदर मोशन होता है ये। तो ये जो सर्कुलर मोशन है ये इसका जो सर्कुलर पाथ रहेगा उस तो उसके सेंटर से जो एक्सिस पास होगी परपेंडिकुलर में उस प्लेन के परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो वो एक्सिस के अलोंग हमेशा ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसके अंदर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन का जो प्लेन रहेगा उसके परपेंडिकुलर में ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। लेकिन अब ये एक प्लेन है मेरा हाथ सपोज, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर में यहाँ पे दो पॉसिबल डायरेक्शंस है। ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, और ये दूसरा डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ओमेगा वेक्टर के दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं। अब ये जो दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा डायरेक्शन है? तो यहाँ पे आपको सेंस ऑफ रोटेशन देखना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन क्या है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? यहाँ पे आपका जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है उसके सेंस ऑफ रोटेशन के अंदर आपके राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है। सपोज़ यहाँ पे ये देखिए, सपोज़ यहाँ पे फिगर ए है, तो ये फिगर ए के अंदर आप देखिए यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस डायरेक्शन में, इस सेंस ऑफ रोटेशन में मैं फिंगर्स को यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ। तो फिंगर्स यहाँ पे कर्ल करने के बाद थंब जो डायरेक्शन दिखा रहा है, देखिए अपवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा? ये यहाँ पे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है? ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा राइट हैंड थंब रूल से। अब फिगर बी के अंदर देखिए, यहाँ पे फिगर बी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? सेंस ऑफ रोटेशन यहाँ पे क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मतलब ये देखिए राइट हैंड के फिंगर्स को यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं कर्ल करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो थंब डायरेक्शन दिखा रहा है, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे क्या रहेगा डायरेक्शन? ये यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा। तो राइट हैंड थंब रूल से हम यहाँ पे ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है,
ये है डायरेक्शन ऑफ ओमेगा वेक्टर, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ कैपिटल टी इज़ द पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक टाइम एंड स्मॉल एन इज़ द फ्रीक्वेंसी, देन ओमेगा इज इक्वल टू 2πn इज इक्वल टू 2π अपॉन कैपिटल टी। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो इसको समझते हैं ज़रा हम यहाँ पे। तो सपोज़ एक सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, समथिंग वेलोसिटी से यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है उसने यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, आपके पार्टिकल ने यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट कर लिया। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में यहाँ पे कितना एंगल यहाँ पे कवर हुआ है, एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना एंगल यहाँ पे कवर होगा, तो यहाँ पे 2π रेडियन का यहाँ पे एंगल कवर होने वाला है। एक रिवोल्यूशन के अंदर यहाँ पे 2π रेडियन का एंगल कवर होने वाला है। ये जो 2π रेडियन एंगल यहाँ पे कवर हुआ है, ये क्या है, यहाँ पे आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सर्कुलर मोशन तो कंटिन्यूस है, यहाँ पे एक रिवोल्यूशन होने के बाद फिर से और रिवोल्यूशंस हो रहे हैं यहाँ पे। तो सपोज यहाँ पे कैपिटल n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म हो रहे हैं सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे कैपिटल n नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, तो 2π का एक रिवोल्यूशन के अंदर एंगल कवर हो रहा है, तो कैपिटल N रिवोल्यूशंस के अंदर 2π इंटू कैपिटल N टोटल रिवोल्यूशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा यहाँ पे, 2π इंटू कैपिटल N। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है d थीटा बाय डी टी, है ना। तो ये क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ किसका डेरिवेटिव रहेगा, ये 2π इंटू कैपिटल N, है ना। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2π बाहर आ जाएगा और ये बचेगा dn बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम है ये। यहाँ पे dn बाई डी टी क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, है ना। तो इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, इसको हम यहाँ पे स्मॉल n से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, 2π इंटू स्मॉल n। यहाँ पे स्मॉल n क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। रिवोल्यूशंस पर यूनिट टाइम मतलब रिवोल्यूशंस पर सेकंड, एक सेकंड में कितने रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, या फिर रिवोल्यूशंस पर मिनट, एक मिनट में कितने रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, रिवोल्यूशंस पर आवर मतलब एक घंटे में कितने रिवोल्यूशंस हो रहे हैं, है ना। तो किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने रिवोल्यूशंस हुए, ये क्या रहेगा, उस सर्कुलर मोशन की फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हमको यहाँ से मिल गया, ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू स्मॉल n। अब ये जो फ्रीक्वेंसी होता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, ये क्या है, सपोज फ्रीक्वेंसी है, तो एक रिवोल्यूशन कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो क्या रहेगा, पीरियड रहेगा। समझ में आ रहा है, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, पार्टिकल को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको यहाँ पे टाइम पीरियड कहेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल n और कैपिटल T ये एक दूसरे के रिवर्स है, यहाँ पे कैपिटल T इज इक्वल टू 1/n, ये रेसिप्रोकल रहेगा फ्रीक्वेंसी का, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, n इज इक्वल टू 1/T। तो देखिए यहाँ पे 2π इंटू स्मॉल n जो है ना यहाँ पे, तो स्मॉल n की जगह पे यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 1/T। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पे, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn या फिर 2π अपॉन कैपिटल T। तो ये यहाँ पे रिलेशन है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। ये जो रिलेशन है, ये सर्कुलर मोशन को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है ये हमने देखा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है,
अगर आपका जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, अगर पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन के अंदर डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन स्पीड चेंज हो भी सकती है और स्पीड चेंज नहीं भी हो सकती है ना। स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है और स्पीड कांस्टेंट भी हो सकती है। तो ये अगर स्पीड ये कांस्टेंट रहेगी, अगर स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, तो वो जो मोशन रहेगा उसको हम यहाँ पे स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। UCM इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा हर इंस्टेंट पे, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन वेक्टर ए सफिक्स स्मॉल आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स मैग्नीट्यूड इज़ कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है पार्टिकल की, है ना, मतलब इसकी क्या कांस्टेंट होती है, v कांस्टेंट होता है। हमारे पास रिलेशन है मैग्नीट्यूड में यहाँ पे v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो अगर यहाँ पे हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर आपका रेडियस कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है, तो v भी कांस्टेंट है, स्मॉल r भी कांस्टेंट है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी, एंगुलर स्पीड भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड भी कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर यहाँ पे ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है ना, और रेडियस वेक्टर का यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा। पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, मतलब जो सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस वेक्टर है वो उसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो मैग्नीट्यूड में अगर हम देखेंगे तो ओमेगा और आर ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब ए सफिक्स स्मॉल आर रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, और ये मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर रहेगा, या फिर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर रहेगा, या फिर वी इंटू ओमेगा रहेगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आप ये फॉर्मूला से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन दैट इज़ अलॉन्ग माइनस आर वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे डायग्राम है नीचे, ठीक है। तो ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पे आपका जो रेडियस वेक्टर है ये क्या है, आर वेक्टर, स्मॉल आर वेक्टर, ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, हमेशा आउटवर्ड रहेगा, हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा, टुवर्ड्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर वेक्टर के डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फिर रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक माइनस साइन है, ठीक है। तो आर वेक्टर का जो भी डायरेक्शन रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या रहेगा, यहाँ पे ए वेक्टर का डायरेक्शन रहेगा, मतलब आपका जो ए सफिक्स स्मॉल आर रेडियल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पे आर का डायरेक्शन यहाँ पे कहाँ जा रहा है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल की तरफ है इसका डायरेक्शन। तो आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन देखिए टुवर्ड्स द सेंटर है। तो रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम द सेंटर रहेगा और रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर रहेगा, मतलब माइनस आर वेक्टर के अलॉन्ग इसका डायरेक्शन रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन यहाँ पे
वेलोसिटी का यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो ये यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन है और इसके अंदर यहाँ पे ये रेडियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट कर रहा है हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में उसका डायरेक्शन कुछ ये है। तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ सर्कुलर मोशन है, टेंजेंशियल टू द सर्कल है, ठीक है। रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स दी सेंटर है। यहाँ पे देखिए टुवर्ड्स दी सेंटर यहाँ पे डायरेक्शन है एक्सेलरेशन वेक्टर का, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमेशा क्या होते हैं, वी और ए वेक्टर्स यहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो ये भी पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर्कुलर मोशन का कोई एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो सपोज़ आप एक रूम में बैठे हुए हैं तो आपको ऊपर देखना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे फ़ैन होगा, ठीक है। हो सकता है एसी भी होगा लेकिन ज़्यादातर के पास फ़ैन होता है, ठीक है। तो मैं कंसिडर करता हूँ कि आपके पास आपके सर के ऊपर फ़ैन है। तो फ़ैन यहाँ पे आप देखेंगे अगर बहुत देर से अगर घूम रहा होगा तो आपको यहाँ पे वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमता हुआ नज़र आएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि वो एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है ना। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, आपके फ़ैन की जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या एग्जांपल होगा फिर, तो सपोज़ आपका फ़ैन जो है ना वो ऑफ कंडीशन में, आपने बटन को प्रेस किया और आपका फ़ैन ऑन हो गया, स्टार्ट हो गया। तो आपके फ़ैन की इनिशियल स्पीड 0 होगी और वो धीरे धीरे करके उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी। फ़ैन की स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो आपके जो फ़ैन है उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, स्पीड चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कुछ टाइम के बाद आपका जो फ़ैन है वो स्टेडी मोशन में आ जाएगा, स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा, यूनिफॉर्मली रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो कंडीशन रहेगी ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। आप क्या कीजिए, बटन को ऑफ़ कर दीजिए। बटन को ऑफ़ करने से क्या होगा, फ़ैन इमीडिएटली स्टॉप नहीं होगा, फ़ैन कुछ देर तक यहाँ पे घूमता रहेगा और उसके बाद स्टॉप होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे फ़ैन की जो यूनिफॉर्म स्पीड थी पहले वो धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है और फाइनली यहाँ पे 0 हो रही है। तो फ़ैन की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। तो जो ऑन करने पे क्या था, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कुछ देर बाद यूनिफॉर्मली रोटेट करने लग गया तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर कुछ देर बाद वो क्या हो गया, फिर कुछ देर के बाद क्या हो गया, वो ऑफ करने के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज होने लगी तो फिर से वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। तो ये आप यहाँ पे एग्जाम्पल को अच्छे से यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो रहेगा यहाँ पे, सपोज़ ये सर्कुलर मोशन है आपका, ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन जो रहेगी, हर पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द सर्कल, सर्कल के पाथ पे टेंजेंशियल रहेगी। इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन यहाँ पे ये हमेशा टेंजेंशियल टू द पाथ ऑफ द सर्कल रहेगा। सर्कल के पाथ पे हमेशा ये टेंजेंशियल रहेगा और इसके ऊपर यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट करता रहेगा, ए सफिक्स आर है ना, इसके ऊपर रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट करता रहेगा कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है। रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। तो यहाँ पे आपका जो रेडियस है उसका जो वैल्यू है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका ओमेगा है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर स्पीड यहाँ पे
आपके सर्कुलर मोशन के अंदर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर कांस्टेंट नहीं है। तो जब ओमेगा कांस्टेंट नहीं है तो ए आर कैसे कांस्टेंट हो सकता है? तो ए आर का मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। Acceleration responsible for changing the magnitude of velocity is directed along or opposite to the velocity, hence always tangential and is called as tangential acceleration, a t a suffix t vector। अब यहाँ पे देखिए आपका जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, सपोज ये आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये सेंटर है ना। तो यहाँ पे सपोज़ ये पार्टिकल की पोजीशन है, तो इस पोजीशन में ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है। तो इसका जो डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे क्या है? सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन है, सपोज ए आर वेक्टर। ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ एक्सेलरेशन क्या रहेगी? रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगी। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने वाली एक्सेलरेशन नहीं होती है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो यहाँ पे ना एक एक्सेलरेशन रहेगी अलॉन्ग द वेलोसिटी वेक्टर या फिर अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर। इसको हम ए टी वेक्टर से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ए आर वेक्टर, रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ पे परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, तो ये मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं करेगा, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा वेलोसिटी का। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड जो कम ज़्यादा हो रही है, चेंज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? वो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से चेंज हो रही है। अगर ये अलॉन्ग द वेलोसिटी वेक्टर है तो ये आपकी स्पीड को इंक्रीज कर रही है, ये एक्सेलरेशन ए टी वेक्टर। अगर ये अपोजिट टू द वेलोसिटी वेक्टर है तो ये आपकी जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अलॉन्ग रहेगी या फिर अपोजिट रहेगी। ठीक है, ये होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो सपोज़ ये आपकी स्पीड को मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये इंक्रीज़ कर रही है, तो इंक्रीज़ कर रही है तो ये इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? अलॉन्ग दी वेलोसिटी वेक्टर। सपोज़ इसका इतना मैग्नीट्यूड है, ये 80 वेक्टर है। ठीक है, तो आपका जो पार्टिकल है उस पर दो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है टूवर्ड्स द सेंटर और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ठीक है, अलॉन्ग दी वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या रहेगा फिर यहाँ पे? तो ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डॉट से देखिए, डैश डैश से यहाँ पे मैं इसको वेक्टर लॉ से यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालूंगा तो ये इस डायरेक्शन में आएगा। ये क्या रहेगा हमारा? ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। समझ में आया? दो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट करेंगे साइमल्टेनियसली नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, अगर ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर होता, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वो स्पीड को डिक्रीज करता तो उसका डायरेक्शन कहाँ होता? उसका डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर होता। तो अब जो रिजल्टेंट आएगा, अब वो रिजल्टेंट क्या रहेगा? यहाँ से डैश लाइन से इसको ज्वाइन करूँगा तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे ये ए वेक्टर। ठीक है, तो इसका यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसा कुछ होता। ठीक है, तो दोनों केसेस में हमने देखा स्पीड इंक्रीज होने पे और डिक्रीज होने पे यहाँ पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, सिर्फ रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा जो कि स्पीड को चेंज करता है, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को भी चेंज करता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, as the magnitude of tangential velocity v vector is changing during a non-uniform circular motion, the corresponding angular velocity omega vector is also changing at every instant. This is due to the angular acceleration. Alpha vector is equal to d omega vector upon dt. तो यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का जो है ना मैग्नीट्यूड, मतलब जो आपकी स्पीड है वो भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो स्पीड चेंज हो रही है। हमने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था पहले कि v क्या होता है? ओमेगा इंटू आर होता है। अगर यहाँ पे
आपके v की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर आपकी स्पीड चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, और रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पे ओमेगा भी चेंज होगा। अगर आपकी स्पीड यहाँ पे अगर आपकी डिक्रीज़ होगी, तो स्पीड डिक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज होने से यहाँ पे ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। ठीक है, हर इंस्टेंट पे यहाँ पे चेंज होने वाला है। तो ओमेगा जब चेंज होगा तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा आपके नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, डी ओमेगा वेक्टर बाय डी टी रहेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम में नहीं था। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा वेक्टर। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम, इसके आगे हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे सर्कुलर मोशन का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्टडी करना है अच्छे से, जितना भी आपको यहाँ पे समझाया हुआ है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, आगे का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।